डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 11 के जो मेरा टॉपिक चल रहा है साझेदारी, उससे संबंधित साझेदारी फर्म का पंजीयन। ठीक है, जो मेरा टॉपिक चल रहा है साझेदारी फर्म का पंजीयन, आज मैं उसके अंतर्गत लाया हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं साझेदारी फर्म का पंजीयन कैसे होता है, उसकी क्या विधियां हैं, पंजीयन ना कराएं तो क्या लाभ है, ना हानियां हैं, और ना कराएं तो क्या लाभ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साझेदारी पंजीयन की विधि की ओर। क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत में साझेदारी फर्मों के संचालन के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा चलता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी जो व्यवसाय होता है, साझेदारी फर्म जो होती है, उसके संचालन के लिए भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 संचालित है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 56 से लेकर 69 यानी 69 तक, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 56 से लेकर 69 तक साझेदारी फर्म के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। साझेदारी फर्म का जो भी पंजीयन होता है वो इस धाराओं के अंतर्गत व्यवस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो उसके अनुसार आज हम साझेदारी फर्म के पंजीयन की ही बात करेंगे। तो पहली बात तो साझेदारी का पंजीयन इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य ना रखकर, जैसे जो संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं उनका पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, उस कंपनी को तो पंजीयन कराना ही पड़ता है। लेकिन साझेदारी फर्मों के लिए अनिवार्यता की शर्त पर छूट दी गई, यानी कि साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य ना रखकर ऐच्छिक रखा गया है। ऐच्छिक मतलब कि साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो साझेदारी फर्म का पंजीयन कराएं अथवा ना कराएं। यानी साझेदार चाहे तो पंजीयन करा सकते हैं, चाहे तो पंजीयन नहीं भी करा सकते हैं। इसे ऐच्छिक बोलते हैं, जो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इन धाराओं में ये व्यवस्था की गई है कि जो फर्म साझेदारी का पंजीयन नहीं कराती है उसको अनेक परिणामों से, हानि के परिणामों से गुजरना पड़ता है। यानी कि पंजीयन कराने में फायदा होता है, ना कराने में नुकसान होता है। ऐसी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत की गई हैं। तो फर्म ना चाहते हुए भी उन नुकसानों से बचने के लिए अपने फर्म का पंजीयन कराती हैं। यानी ये आवश्यक हो जाता है फिर उनके ऊपर कि वह ऐच्छिक न रहकर कि ये आवश्यक है, अन्यथा उनको हानियां उठानी पड़ सकती हैं कई मामलों में। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी की गई, ऐच्छिक तो रखा गया लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी की गई जो फर्म नहीं कराती उनको कुछ दशाओं में हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यहीं इसकी सबसे पहले विधि की। विधियों में साझेदारी फर्म का पंजीयन सरकार ने राज्यों के हाथों में सौंप रखा है। यानी केंद्र के अंडर में नहीं है, राज्य सरकारों के हाथों में है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ एक पंजीयक की नियुक्ति करें। पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार जो कि फर्मों का रजिस्ट्रेशन करता है। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करते हैं। हर राज्य में एक रजिस्ट्रार होना जरूरी है जो कि उस राज्य के साझेदारी फर्मों का पंजीयन करता है। तो आते हैं पंजीयन कराने की विधि के अंतर्गत। पंजीयन की विधि, इसमें सबसे पहला नंबर एक हेडिंग आता है प्रपत्रों की पूर्ति। या प्रपत्र की पूर्ति भी इसको कर सकते हैं, करना। जो साझेदारी फर्म अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है उसे पंजीयक के यहाँ से यानी रजिस्ट्रार के यहाँ से एक निःशुल्क फॉर्म प्राप्त होता है। निःशुल्क फॉर्म प्राप्त होता है
यानी एक प्रपत्र प्राप्त होता है जिसको भरकर वो एक निश्चित पंजीयन शुल्क के साथ जमा करना होता है। फॉर्म तो निश्चित निःशुल्क प्राप्त होगा, लेकिन उस पंजीयन की जो फीस होती है वो उस फॉर्म को सबमिट करते समय जमा करनी होती है। उस फॉर्म में विभिन्न बातों का उल्लेख होता है जिसकी पूर्ति करना आवश्यक है, जैसे फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का मुख्य कार्यालय कहाँ होगा, फर्म अन्य किन किन स्थानों पर कार्य करना चाहती है, साझेदारों का नाम क्या है, साझेदारों के पता क्या है, साझेदारी की अवधि क्या है, यदि कोई निश्चित अवधि के लिए साझेदारी निश्चित की गई है। तो विभिन्न बातों का इसमें उल्लेख होता है। इस प्रपत्र को भरकर निश्चित शुल्क के साथ पंजीयक के कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। दूसरा है साझेदारों के हस्ताक्षर। साझेदारों के हस्ताक्षर यानी जो प्रपत्र भरा गया है उस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। साझेदारों को चाहिए कि वो उस प्रपत्र को भली भांति पढ़ ले और जो भी उसकी व्यवस्थाएं उनको जो अधिनियम में दी गई हैं उनको पढ़ के ये देख ले कि ये व्यवस्थाएं का पालन किया गया है, उसके आधार पर वो उस प्रपत्र को पढ़कर उसमें हस्ताक्षर करे। यदि कोई साझेदार, जरूरी नहीं कि साझेदार ही हस्ताक्षर करे, साझेदार के स्थान पर उसके द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि भी उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो उस पर साझेदारों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। आगे है तीसरा, फर्म का नाम। यहाँ पर फर्म के नाम के संबंध में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। फर्म के नाम के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंधित नाम हैं जिनका प्रयोग साझेदारी फर्म नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई फर्म पहले से ही रजिस्टर्ड है और उसके नाम कोई चल रहा है तो उसके नाम के आधार पर भी अपना नाम नहीं रख सकती। यानी एक नाम की कोई फर्म चल रही है तो दूसरा नाम यह नहीं हो सकता। तो ये कुछ प्रतिबंध हैं। सरकार ने कुछ नामों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे क्राउन, इंपीरियल, एम्परर, क्वीन, रॉयल, किंग, ये कुछ नाम हैं जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। इन नामों के अलावा कोई इसी नाम की कोई दूसरी फर्म चल रही है तो उसके आधार पर तो फर्म को अपना नाम निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्म के नाम के बाद फर्म का नाम में प्रतिबंध के आधार पर फर्म को अपना नाम देखना चाहिए। आगे है पंजीयक, यानी जो रजिस्ट्रार है उसे पंजीयक बोलते हैं, द्वारा जांच तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र देना। पंजीयक द्वारा जांच तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र देना, पंजीयन का प्रमाण पत्र देना। अब जो भी प्रपत्र फर्म द्वारा जमा किए गए हैं उसमें पंजीयक उन प्रपत्रों की जांच करता है और यह देखता है कि धारा 58, धारा 58, धारा 58 की व्यवस्थाओं का पालन किया गया है अथवा नहीं। ये साझेदारी अधिनियम में उसकी व्यवस्थाएं, उसकी धारा मा दी है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है उसके अंतर्गत देखेगा, वो जांच करेगा उन प्रपत्रों की, और जब सब सही पाया जाता है वो ये भी देख लेता है शुल्क जमा हुआ या नहीं, और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो अंत में वो उस फर्म को उसके पंजीयन का प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है। यानी कि अब साझेदारी फर्म एक पंजीकृत फर्म मानी जाएगी, हो जाती है। उसको सारे प्रपत्रों की जांच करने के बाद वो इसको साझेदारी फर्म को पंजीयन का प्रमाण पत्र भी इशू कर देता है। तो शायद पंजीयन की विधि ये 4 ही थी। अब हम चला इस पंजीयन से साझेदारी फर्म को क्या लाभ होते हैं, थोड़ा उन लाभों की भी बात करते हैं कि पंजीयन कराने से क्या लाभ है। ठीक है, पंजीयन कराने से लाभ।
या पंजीयन के लाभ लिख लेते हैं। पंजीयन कराने से बहुत सारे लाभ हैं, ना कराने से बहुत सारी हानि है, इसलिए मोस्टली फर्में अपना पंजीयन करा लेती हैं। तो क्या लाभ है? सबसे पहले है फर्म को लाभ। फर्म को क्या लाभ होगा? फर्म को लाभ, फर्म को ये लाभ होगा कि फर्म अपने नाम से रजिस्टर्ड है, तो वह चाहे तो किसी के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है अपनी बात को मनवाने के लिए। यानी कोई मतलब मुकदमेबाजी जो होती है, यदि कोई डिसीजन सही नहीं है या लोग सहमत नहीं है तो इस चीज मतलब मुकदमा आप समझते ही होंगे। यानी कि फर्म अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, किसी पर बात प्रस्तुत कर सकती है। मान लीजिए कोई भुगतान नहीं दे रहा, किसी ने फर्म के पैसे मार लिए, तो इस स्थिति में यदि फर्म पंजीयन है तो वो अपने नाम से उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस संस्था के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है। यदि साझेदारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो वो अपने नाम से मुकदमा कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये फर्म को लाभ होता है। दूसरा है साझेदारों को लाभ। साझेदारों को क्या लाभ है? साझेदारों को भी यही लाभ है जो अभी हम इसके साथ साथ ना कराने के प्रभाव को भी जान रहे हैं कि अगर फर्म रजिस्टर्ड होगी तो वो मुकदमा कर सकती है, नहीं कर सकती, अगर रजिस्टर्ड नहीं तो नहीं कर सकती। ठीक है, आगे साझेदारों को लाभ। साझेदारों को भी यही लाभ है। यदि साझेदार अगर पंजीकृत फर्म है तो वो साझेदार भी व्यवसाय के धन को या व्यवसाय से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं उनसे अपना रजिस्ट्रेशन करा, मतलब रजिस्ट्रेशन तो है, अपने नाम से उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है ऋणदाताओं को लाभ। ऋणदाताओं को लाभ। ऋणदाता कौन होते हैं? ऋणदाता वह व्यक्ति होते हैं जो फर्म को ऋण देते हैं। अब पंजीकृत फर्म को उन्होंने ऋण दिया है और यदि फर्म उनको रुपया लौटाने में असमर्थ है तो वे व्यक्ति कोर्ट में जाकर मुकदमा करके अपने फर्म से अपने ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो वो पंजीकृत फर्म है ही नहीं, वो उस पर मुकदमा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे है अन्य पक्षों को लाभ। अन्य पक्षों को लाभ। अन्य पक्षों का मतलब यहाँ बाहर के पक्षों से है। अन्य पक्षों को लाभ, यदि कोई व्यापारी फर्म से व्यापार करना चाहता है तो वो फर्म की जानकारी प्राप्त करना चाहेगा सबसे पहले कि ये फर्म किस प्रकार की फर्म है। तो वो इस फर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीयक के कार्यालय से, जो पंजीयन जहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था, जहाँ सारे प्रपत्र जमा किए थे, वहाँ से इस कंपनी के बारे में पूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। एक निर्धारित शुल्क देकर इसके प्रपत्रों की जांच कर सकता है, वहाँ से पूछ सकता है कि ये फर्म पंजीकृत है या नहीं। इससे पंजीकृत फर्म होती है तो अन्य व्यापारियों को भी उसके साथ व्यापार करने में फायदा होता है, लाभ होता है। आगे है साझेदार की मृत्यु। साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है या कोई जब नया साझेदार आता है या कोई साझेदार बाहर जाता है तो उनको भी सारे जो उनके क्रियाकलाप हैं वो एक पंजीकृत फर्म के अंतर्गत किए जा सकते हैं। ठीक है, जो उन पर अगर अन्य साझेदार नहीं मानते हैं तो आप उस पर बात प्रस्तुत करके अपने भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मृत साझेदार वो तो मर गया, उसके उत्तराधिकारियों को फर्म से उसके हिस्से का भुगतान पाने का अधिकार होता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं कर निर्धारण। कर निर्धारण, यदि साझेदारी फर्म पंजीकृत नहीं है तो उसकी संपूर्ण आय पर कर लगता है, उसकी संपूर्ण आय पर कर लगाया जाएगा। और यदि पंजीकृत फर्म है तो वो लाभ साझेदारों को बढ़ जाएगा, फिर उनके व्यक्तिगत आय पर कर लगाया जाता है। तो कर के निर्धारण में भी एक पंजीकृत फर्म को बहुत लाभ होते हैं। यदि पंजीयन नहीं कराएं, हमने देखा अगर हम पंजीयन कराते हैं तो प्रत्येक पक्ष को लाभ हो रहा है। यदि पंजीयन नहीं कराते हैं
तो फर्म दूसरे व्यक्ति पे बात प्रस्तुत नहीं कर सकती, साझेदार किसी दूसरे व्यक्ति पे बात प्रस्तुत नहीं कर सकते, इस तरह उनको उस व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः साझेदारी फर्म का पंजीयन है तो ऐच्छिक, लेकिन उसको आवश्यक हो जाता है वो इन प्रावधानों के कारण। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि थ्योरिकल है, इसमें आपको जितनी बार देखेंगे उतना ये समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।